लाहौर जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। और कल ना मैं सोच रही थी कि जनाब सोशल मीडिया किस कदर तेजी के साथ हमारे रिश्तों में फासले बढ़ाता जा रहा है। हम लोग पास होकर भी ना पास नहीं होते हैं एक दूसरे के। जब भी कोई इवेंट होता है, कोई ओकेजन होता है, कोई गैदरिंग होती है, हम सब पास तो बैठे हुए होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान किस पे होता है? सोशल मीडिया की तरफ होता है या हमारे मोबाइल फोन्स पे होता है। और हम अपनी यादगार लम्हात सेल्फियां लेने के चक्कर में या पिक्चर्स लेने के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं। और खास तौर पर जब दोस्त काफी अरसे बाद मिलते हैं ना, तो हर किसी की कोशिश होती है कि जनाब अपनी कामयाबियां जल्दी से गिनवा दी जाए। मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया। तो हम दूसरों की बात कम सुनते हैं और अपनी ज्यादा सुनाने की कोशिश कर रहे होते हैं हर दफा, जिसकी वजह से जो हमारे रिश्ते हैं ना, उनमें फासला बढ़ता जा रहा है। तो कहा जाता है कि जनाब तकब्बुर से पाक गुफ्तगू, मफाद से पाक मोहब्बत, लालच से पाक खिदमत और खुद गर्जी से पाक दुआ सच्चे रिश्तों की दलील होते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो एलिमेंट है ना, ये हमारी लाइफ का हिस्सा जरूर बने। हम एक दूसरे की केयर जरूर करें, कुछ उनकी सुने और कुछ अपनी भी सुनाएं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर ले सेहत के हवाले से। तो गर्मी की शिद्दत से मुल्क भर के बासियों का बुरा हाल है और बढ़ते दर्जा हरारत और एक तवील दिन से निपटने के लिए ना मौसम गर्मा के कुछ खास फल हम सबकी मदद कर सकते हैं। और हर मौसम की जनाब अपनी खसूसियात होती हैं। इसी तरह हर मौसम के अपने जायकेदार और रसीले फल भी होते हैं, जो एक सख्त और गर्म दिन के दौरान आपकी जो तवानाई है, जो एनर्जी लेवल है, उसको बढ़ाने, जिस्म को हाइड्रेट रखने, सूरज की शुआओं से हिफाजत और जरूरी ग़िज़ाइयत फराहम करने के हवाले से खास अहमियत भी रखता है। तो उन फलों को गर्मियों के मौसम में अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर हम इस मौसम का बेहतर तौर पर मुकाबला कर सकते हैं। और अगर बात की जाए मौसम गर्मा के फलों की, तो इनमें आम फलों का बादशाह बहुत ही लजीज होता है, मीठा फल है। आलू बुखारा भी मौसम गर्मा में बहुत मुफीद समझा जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जामुन भी सेहत और खास तौर पर डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। इन फलों को अगर डाइट का हिस्सा हम लोग बना लें, तो आप इन फलों की इफादियत और ग़िज़ाई अहमियत से मुतालिक सबसे पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कौन कौन से फल किस वक्त खाए जा सकते हैं और कौन कौन से फलों में कौन कौन से विटामिन मौजूद हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, ये सब जानेंगे। जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुरिया अरूज हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हुरिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हुरिया, सबसे पहले तो हमें बताइए कि जो मौसमी फल होते हैं, इनको खाना हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है? ओवरऑल बात करते हैं, उसके बाद फिर एक एक दफा सब पे आएंगे। अच्छा, जो एक तो अल्लाह ताला ने बनाए हुए जितने भी हमारे फ्रूट्स और मौसम के लिहाज से अगर बात करें, जैसे अब गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो इसमें जितने भी फ्रूट्स हैं हमारे, ठीक है, उसको इस्तेमाल करना और एतदाल में इस्तेमाल करना बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे आपकी स्किन हेल्थ में, आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपने जैसे बात की कि हमारे गर्मियों का जो बादशाह है, फलों का जो बादशाह है, आम है। आम की बात कर लेते हैं। हमारे घरों में क्या होता है, सराउंडिंग में क्या हो रहा होता है कि लोग एट अ टाइम 5 से 6 से, मतलब क्वांटिटीज मैटर नहीं करती, ये मैटर करता है कि वो मीठा कितना है, उसका टेस्ट कितना अच्छा है। हम उतना इस्तेमाल कर रहे होते हैं और एट द एंड क्या होता है, ब्लोटिंग हो रही होती है, गैस हो रही होती है, मतलब पेट बुरी तरह डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उसका ये है कि अगर आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं और बैलेंस्ड वे में कर रहे हैं, तो बहुत ही मुफीद है। वो आपकी स्किन हेल्थ से लेके आपकी जॉइंट हेल्थ तक बहुत अच्छा बेनिफिशियल जो है उसका एक रोल परफॉर्म करता है। लेकिन इसकी क्या टाइमिंग भी होनी चाहिए फलों के खाने की? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि हम एक फ्रूट है हमारे, लाइक जो लोग इर्द गिर्द के हैं, वो समझते हैं कि फ्रूट को जैसे कोई मीठा फल है, आम समझ लें, उसको हम खाने के बाद लेते हैं, एज अ डेजर्ट लेते हैं कि मीठा है तो मीठे के तौर पे उसको खाते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए और होना भी यही चाहिए, कोशिश तो एक बात की बात है, लेकिन होना ये चाहिए कि आप जो एज अ डाइटिशियन, मैं ये इस चीज़ को प्रेफर भी करती हूँ और ये साइंस भी कहती है कि आप अगर एक फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको स्नैक टाइम में लें या तो मिड मॉर्निंग में लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिफोर लंच ले लें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका फाइबर का कंटेंट फ्रूट्स में अच्छा होता है, तो आपको भूख कम लगेगी और आपको डेफिनेटली वेट लॉस की तरफ भी लेके जाएगा और अदर देन दूसरे प्रॉब्लम से भी प्रिवेंट करेगा। लेकिन टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग मेजर ये होती है कि अगर आप एक होल फ्रूट ले रहे हैं, प्रॉपर एक फ्रूट प्रॉपर खा रहे हैं, जिसमें कोई भी फ्रूट आ सकता है, उसको कोशिश यही करनी चाहिए कि मिड मॉर्निंग में स्नैक टाइम में लें। अगर बहुत ज्यादा मीठा फल है, बहुत उसकी मतलब लाइक जो उसकी शुगर का कंटेंट है बहुत हाई है, तो उसको आप
खाने के साथ ना लें, एज अ मील लें उसको। अच्छा, मतलब खाना नहीं खाना, खाना ना खाएं उसकी जगह पे बोले, क्योंकि अच्छा। उसमें ऑलरेडी इतने सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं कि वो आपको जो खाने की कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन, फैट, जितना भी सब कुछ होता है वो उससे आपका मीट हो जाता है। तो आप अगर कोई भी फ्रूट इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश ये करें कि लाइक उसको अगर आप या तो स्नैक टाइम में लें, दोबारा बोल रही हूँ, मिड मॉर्निंग में लें, या उसको बिफोर जब इवनिंग का मतलब हमारा स्नैक थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खाने का दिल करे तब 5 से 6 बजे तब ले लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आपको मीठा बहुत ज्यादा मीठा है, बहुत चीनी और शुगरी कंटेनिंग जो फ्रूट है उसको आप जो है एज अ मील यूज करें। ठीक है, तो आम की अब बात कर लेते हैं हुरिया के आम में क्या क्या ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आम में अगर बात करें ना, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स भी पूछते हैं और लोगों का भी ये है, घर में भी काफी हमारी जो है ना फीमेल्स का ये होता है कि अगर आम ज्यादा खाए ना तो हमें दाने निकलते हैं। उसकी तासीर गर्म का एक बहुत बड़ा एक ये ट्रॉमा ही समझ लें कि है लोगों के दिमाग में कि हम ज्यादा खाएंगे तो दाने निकलेंगे, स्किन में एक्ने होगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ये एक गलत चीज है, एक मिथ ही बनी हुई है। ठीक है, ये जरूर है कि अगर आम का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वेट गेन की तरफ ले जाता है, लेकिन अदर देन अगर बात करें इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में, इसमें विटामिन सी सबसे अच्छा होता है आम में। सही। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, आपकी बॉडी में कोई भी अगर इंफ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहा है, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, मतलब जहरीले मादे बन रहे हैं, तो उसको ये न्यूट्रलाइज यानी खत्म करता है। इसके अलावा अदर देन इसमें विटामिन ए अच्छा होता है। मिनरल्स में इसमें मैग्नीशियम, पोटाशियम, मतलब बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ब्लड प्रेशर को लोअर करते हैं। लेकिन अगेन वही बात कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको तो डेफिनेटली हम प्रिवेंट करवाएंगे, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम रिड्यूस करवाते हैं। फाइबर का कंटेंट होता है लेकिन एज कम्पेयर टू दूसरे फ्रूट से थोड़ा कम होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें विटामिन सी ज्यादा होने की वजह से इसका मेजर फंक्शन ये है कि आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कोलेजन की प्रोडक्शन कुछ लोगों में होता है कि एज से पहले ही, फीमेल्स में स्पेशली होता है कि प्रीमच्योर एजिंग होना स्टार्ट हो जाती है, रिंकल्स बनने लग जाते हैं, स्किन पे पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसके रिगार्डिंग ये है कि अगर आम एक डेली, सिर्फ दिन का एक आम, ये नहीं कि आप दिन में 4 से 5 ले रहे हैं। ये तो बड़ा मुश्किल आप टास्क बता रही हैं कि दिन में सिर्फ एक आम खाना है, इससे ज्यादा नहीं खाना। देखिए, अगर हम इससे ज्यादा लेंगे तो हमारा अपना ही नुकसान है, मतलब हमें ही वेट लूज करना होता है और फिर हमें ही, अगर हम यही चीजें ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली फिर वेट लूज की तरफ तो नहीं जाएंगे, फिर मोटापा ही हमारा एट द एंड ये होता है रिजल्ट। ठीक है, तो इसका सबसे बेहतरीन ये है कि आप दिन में एक इस्तेमाल करें। और ये आपकी स्किन हेल्थ को अच्छा करता है, ज्वाइंट हेल्थ को अच्छा करता है, और बॉडी के अंदर जितने भी इन्फ्लेमेशन रिगार्डिंग, जितने भी हमारी हार्ट के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, इसमें आर्टरीज जो है हार्ड हो रही होती हैं, प्लेक फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, चिकनाई जो गंदा मवाद होता है वो जमा हो रहा होता है, उसको क्या करता है, ये मैनेज करता है, प्रिवेंट करता है। तो कोशिश यही करें कि उसको इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि दिन में सिर्फ एक आम लें, और वो भी आप एज अ मील यूज करें। अच्छा, एज अ मील यूज करना है, आफ्टर मील ना लें, मीठे के तौर पे इस्तेमाल करना छोड़ दें उसको, आप एज अ मील लें, एज अ मील दोपहर में खा सकते हैं, लंच में ले सकते हैं। एक मीडियम साइज का जो आम होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या आप हुरिया सजेस्ट करेंगे कि जो डायबिटिक है वो हफ्ते में एक दफा खा लें या थोड़ी सी क्वांटिटी ले लें? देखें, इसमें डायबिटिक बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ये नहीं कि वो भी तो इंसान है, और वो वैसे भी मना नहीं होते, डॉक्टर्स इतना मर्जी कहते हैं उन्होंने लेना है, क्योंकि कि हमारे पाकिस्तान में और पंजाब की एक खासियत है कि आम कोई भी बंदा इसे रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो इसको इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि अगर डायबिटिक पेशेंट इसको इस्तेमाल कर रहा है, उसकी हम नॉर्मल बंदा ने एक खाना है, ठीक है, जिसको बिल्कुल हेल्दी है, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर डायबिटिक मरीज है, कोई उसको बहुत सीवियर किस्म की इंसुलिन पे है, मेडिसिन पे है, जिसमें तो उसकी कंट्रोल नहीं है, तो उसका ये होता है कि दिन में एक तो उसका फ्रूट्स का इंटेक, यानी वाटर, जितने भी फ्रूट्स हैं जिसमें आलू बुखारा मतलब आपका आ जाता है, इसके अलावा आपका वाटरमेलन अभी हमारा खत्म हुआ है वो आ जाता है, मतलब बहुत सारे और फ्रूट्स आ जाते हैं, उसका इस्तेमाल अच्छा। और साथ आम, अगर बहुत ही सीवियर किस्म की उसको इसकी क्रेविंग हो रही है तो आप सिर्फ एक काश उसको काट के दे सकते हैं। अच्छा, मतलब और वीक में एक बार एक पूरा आम खा सकता है, लेकिन वो भी मीडियम और छोटा साइज और बड़ा ना हो, कि मतलब आजकल तो आम के साइज भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये ना हो वो जो शेक वाला आम होता है उसको वो इस्तेमाल कर रहा हो खाने के तौर पे। ले सकता है, लेकिन ये है कि मैनेज और कंट्रोल में, कंट्रोल करके और क्वांटिटी का मैटर वो खा सकते हैं। आलू बुखारे की बात कर लेते हैं, उसमें हमें बताइए कि क्या क्या चीजें मौजूद है। अच्छा, आलू बुखारे की बात करें तो आलू बुखारा एक तो फाइबर कंटेनिंग है, मतलब इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है। अब फाइबर की बात करें कि फाइबर क्यों अच्छा, क्या इसके फायदे हैं। फाइबर बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो सोलबल फाइबर होता है वो हमारे जो फैट होते हैं, ठीक है, चिकनाई जो कॉज करते हैं हमारे फैटी एसिड्स, उनको ब्रेक डाउन करता है। तो इसी तरह ये ब्रेक डाउन करके क्या करता है कि हमारे जो मैदे के अंदर जहरीले मवाद, जिसमें कॉन्स्टिपेशन मेजर होती है, ठीक है, अगर मैदा खराब हो जाए, अपसेट हो जाए, ब्लोटिंग होने लग जाती है, पेट में बहुत ज्यादा गैस होने लग जाती है, तो जो आलू बुखारा है इसके अंदर फाइबर का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से ये आपको ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है। अच्छा। अदर देन अगर इसमें देखें हम तो इसमें विटामिन ए बहुत अच्छा पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए किसी भी चीज में होगा, चाहे वो
फ्रूट है, वेजिटेबल है, इवन कोई भी न्यूट्रिएंट, कोई भी फूड हमारे पास है, उसमें अगर विटामिन ए की कंसंट्रेशन अच्छी है तो उसको एक चीज दिमाग में रखें कि वो आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आई हेल्थ में किस तरह अच्छा है कि वो आपका जो है उसमें कैरोटीनॉइड्स हैं, बीटा कैरोटीनॉइड्स हैं, क्योंकि उसी के फर्दर विटामिन ए की प्रिकर्सर होते हैं। वो क्या करते हैं कि आपकी आंखों को, जो कैटारेक्ट एक बीमारी होती है, ठीक है, जिसमें आंखों का जो धुंधलापन जिसे कहते हैं, ठीक है, आम अल्फाज में, उससे प्रिवेंट करता है। और ये है कि इसको विटामिन ए की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से साथ इसमें बॉडी के अंदर जितने भी हमारे फ्री रेडिकल्स या कैंसर कॉजिंग जितने भी हमारे सेल्स बन रहे होते हैं उसको ये प्रिवेंट करता है। और इसके अलावा हमने जैसे पहले विटामिन सी, वो भी इसमें अच्छा है। इसमें सबसे एक अच्छी चीज है कि इसमें विटामिन के है। अच्छा, विटामिन के हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग से प्रिवेंट करता है। ठीक है, जितनी भी क्लोट फॉर्मेशन हो रही होती है, जितनी भी बॉडी के अंदर लाइक जो इरेगुलर फंक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है, हार्ट के रिगार्डिंग हो गए, ठीक है, उसको क्या करता है, उसमें जो क्लोट फॉर्मेशन होता है, जो खून के जम रहा होता है, उसको क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है, मैनेज करता है किसी हद तक, लेकिन ये है कि डेली बेस पे यूज करने पे। और इसके अलावा इसमें जो है बेसिकली आपकी टीथ और जो आपकी गम्स की सेहत है, जो उसकी हेल्थ है, उसको मैनेज करता है, उसको बड़ा अच्छा रखता है। मतलब आलू बुखारे में इतनी अफादियत है और अगर हम ये इसको खाएं तो हम ये तमाम तर चीजों से बच सकते हैं, लेकिन इसकी भी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी हमने खानी है। बिल्कुल करती है। इसकी क्वांटिटी ये है कि अगर हम मीडियम साइज का, एक तो आलू बुखारा भी इतने बड़े साइज का भी होता है, छोटा भी होता है, मतलब वो डिपेंड करता है, लेकिन आप मीडियम साइज के 4 से 5 अगर ले लेते हैं एट अ टाइम, स्नैक टाइम में लें। मेजर इसका टाइम यही है कि आप इसको स्नैक टाइम में लें, आफ्टर मील ना लें, ठीक है। वैसे भी आफ्टर मील खाने का इसका कुछ ना, इनका जो टेस्ट होता है, कुछ मीठे होते हैं, कुछ अजीब सा मतलब बिटर और सो मतलब खट्टा मीठा टेस्ट होता है इसका। तो इसको आप 11 से 12 बजे या 1 बजे की टाइमिंग में, जब आप अपना ऑफिस टाइम काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, घर में इसको किसी बॉक्स में डाल के साथ लेके जाएं, वहां पे इस्तेमाल करें। अगर उस टाइम आपका कोई और है कि लाइक आप कोई और फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप इसको 4 से 5 बजे की टाइमिंग में इस्तेमाल करें। अच्छा, ठीक है। पता है क्या है, इसको हम लोग, अब लोग ये सोचते होंगे कि पता नहीं हर चीज स्नैक टाइम में क्यों इस्तेमाल करवाते हैं ये लोग। इसका एक बेहतरीन ये होता है कि जो स्नैक टाइम में चीज जिसमें फाइबर का कंटेंट ज्यादा होता है वो इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जो बॉडी है, जिसमें लोगों को हर टाइम, अब छोटे से लेकर बड़े जितने भी लोग हैं, सबको किसी को पूछ लो, मैदे का मसला हर बंदे को ही है, ठीक है। एक तो बैठने वाली जॉब हो या कोई इस तरह का काम हो जिसमें ज्यादा देर आपको मतलब स्क्रीन टाइम ज्यादा फोकस करना पड़े और बैठना पड़े, उसमें क्या होता है कि आपका डेफिनेटली जो मैदा है, स्टमक है, वो अपसेट हो जाता है। तो इसमें फाइबर का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से आपके ब्लोटिंग, आपके गैस के मसाइल, जितने भी मैदे के मसाइल हैं, उससे प्रिवेंट करता है। मेजर इसका ये फंक्शन है। इसके अलावा विटामिन के की बात की हमने कि गम्स और टीथ की जो सेहत है उसके लिए बहुत अच्छा है, और इसके अलावा आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। अब वो क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें पोटेशियम है। पोटेशियम बेसिकली आपकी किसी भी चीज में, फ्रूट में अगर पोटेशियम होगा तो आपकी जो सोडियम है उसके लेवल को कम करेगा। सोडियम लेवल कम होगा तो डेफिनेटली आपका ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर का जो लेवल, बीपी है, उससे रिड्यूस होगा, मैनेज हो सकता है, और वो भी मैनेज होगा इससे। लेकिन ये है कि इसको, आपने बात की कि इसकी कितनी अमाउंट लेनी चाहिए। 4 से 5 एक दिन में इसकी क्वांटिटी मैटर करती है कि इतना आप ले लें, वो आपके जितने ग्राम हमें चाहिए होते हैं उससे आपके मीट हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने खाने हैं, लेकिन 4 से 5 जो उसके पीसेस होते हैं आप वो दिन में खा सकते हैं, और एक आम ही खा सकते हैं, इससे ज्यादा आप दिन में नहीं खा सकते हैं। हुरिया अरूज क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। हुरिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जिस तरह हम बात कहते हैं कि मौसमी जैसे सब्जियों की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, इसी तरह मौसमी फलों की भी बहुत अहमियत होती है, और मौसमी फलों को खाना चाहिए उसी मौसम में, ताकि हमारी सेहत के जो बेनिफिट्स हैं वो हमें मिल सके। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और बात करेंगे जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले मौसमी फलों की, जो हमें सेहतमंद रखते हैं, लेकिन सिर्फ सेहतमंद रहने से जिंदगी के तमाम मसाइल हल नहीं होते हैं, और भी काफी चीजें होती हैं जिनकी हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत होती है। तो जनाब, सेहत के साथ साथ किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू किसी भी इंसान की जिंदगी की बहुत अहम मुलाकात तस्वुर की जाती है, क्योंकि उसके बाद आपकी जिंदगी और उसका जो नतीजा आता है आपकी जिंदगी पर बहुत असरअंदाज होता है। ताहम अक्सर उम्मीदवार जो होते हैं, कैंडिडेट्स जो होते हैं, इंटरव्यू से पहले अजीब कश्मकश का शिकार होते हैं, दबाव का शिकार दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो दौरान इंटरव्यू कुछ गलतियां ऐसी कर बैठते हैं जिनमें इंटरव्यू के लिए कौन कौन से कपड़े पहने जाएं, और नौकरी से हटकर अगर बात की जाए किसी खास फंक्शन की, किसी खास पार्टी पर जाना हो,
तो भी हम लोग बहुत कश्मकश में या कंफ्यूजन में दिखाई देते हैं कि आखिर हमें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। और अगर नौजवानों का कहीं सैर तफरीह का प्लान बन जाता है तो तब भी कपड़े एक बहुत अहम टॉपिक समझे जाते हैं कि जनाब क्या पहना है तुमने, किस तरह का पहना है। तो लिबास आपकी ना सिर्फ पहचान बनाता है बल्कि आपको पुरएतमाद बनाने में भी लिबास की बहुत अहमियत होती है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जनाब लिबास कैसा होना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए, लिबास में भी रात का और दिन का फर्क रखना लाजमी है। ये वो तमाम सवालात हैं जो आजकल सबके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए हमने आज मदऊ किया है हामिद सईद साहब है, इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट है। हामिद साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सुनिए कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हामिद साहब, ये जो वार्डरोब है या क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, इसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे आप और ये कितना जरूरी है हमारे लिए? देखिए ये पूरी एक साइंस है। जैसे भी आपने बात की कि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या मीटिंग के लिए जाते हैं या क्या ओकेजन है, तो आपको डेफिनेटली आपके जहन में होना चाहिए कि ओकेजन क्या है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नॉन वर्बली आप अपने बारे में क्या कहते हैं। तो नॉन वर्बली यह है कि जो ही आप एंटर होते हैं, इससे पहले कि आप मुंह से अपने चंद लफ्ज़ भी बोलें, आप अपने बारे में सब कुछ बता चुके होते हैं। तो वो क्या, वो चंद चीज़ें हैं जो आप अपने बारे में बताते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले जो ही एक बंदा जो है वो आता है, मीटिंग में आता है या इंटरव्यू के लिए आता है, तो सबसे पहले वो बताता है अपने बारे में कि वो कितना कामयाब है, कितना कामयाब लग रहा है। और अगर वो कामयाब नहीं लग रहा तो फिर क्या लग रहा है? नाकाम लग रहा है। तो नाकाम आदमी से कौन डील करेगा? Exactly. अच्छा, दूसरी बात हमने कॉन्फिडेंस की है। तो कॉन्फिडेंस जो है कितना कॉन्फिडेंट लगता है, तो ये भी है ये वो नॉन वर्बल मैसेज हैं जो आप इमीडिएटली, बल्कि ब्रायन ट्रेसी जो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं दुनिया में, वो कहते हैं कि यू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन इन द फर्स्ट 1/10 ऑफ ए सेकंड। यानी एक ग्लांस है ना, तो एक ग्लांस में आप अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। क्या बात है। तो कॉन्फिडेंस जो है वो सिर्फ दो चीज़ों से आता है। मैं 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ओवर इन न्यूयॉर्क एंड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें यह है कि दो चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस दे सकती हैं। एक है आपका स्किल सेट जो आपके पास, यू मस्ट हैव ग्रिप ऑन योर कंटेंट, जो भी आपकी एजुकेशन है या आपका स्किल सेट है या आपकी ट्रेनिंग है, तो जो ही आप बोलेंगे तो यू मेक सेंस। तो एक वो चीज़ है, यानी इन अदर वर्ड एजुकेशन, स्किल सेट, ट्रेनिंग, ऑल दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। लेकिन दूसरा जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि द वे यू लुक। ओके। अच्छा, इसका सबूत यह है कि द डे यू लुक गुड, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैन वुमन डजंट मैटर, आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो कहते हैं आई लुक गुड टुडे, तो साथ ही कॉन्फिडेंस शूट करता है थ्रू द रूफ, बूस्ट कर जाता है। बूस्ट कर जाता है। तो विद दैट कॉन्फिडेंस यू कैन गो देयर एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। ओके। अच्छा, तीसरी चीज जो है वो आप अपने बारे में अगेन नॉन वर्बली आप ये बताते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। अब पढ़े लिखे बंदे को पढ़ा लिखा लगना चाहिए ना, ऐसे बात तो नहीं है कि आप इफ यू लुक वेरी स्लॉपी, मेसी, डिशेवल्ड, तो कहा जाता है हो सकता है आप इतने पढ़े लिखे ना हो। तो यू ऑल्सो कन्वे दैट। और आखिरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने उससे लिबास से ये भी बता रहे हैं कि सोशल स्टेटस से आप बिलोंग करते हैं। ओके। सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं। आप एफ्लुएंट से बिलोंग करते हैं, आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, आप लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, सिर्फ देखने से। अच्छा, अब जो भी जहां से भी बिलोंग करते हैं वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, दैट्स हाउ द कार्ड्स आर कट। तो आपने क्या करना है, यू मस्ट लुक वेल ग्रूम्ड। जब आप वेल ग्रूम्ड लगते हैं देन नोबडी इज गोना हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दैट। सो दीज आर द नॉन वर्बल मैसेजेस आप देते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट इंटरैक्शन में या फर्स्ट ग्लांस में पता चल जाता है। राइट। अच्छा, अब देखें, आप अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप लेट्स से फॉर एग्जांपल ट्रस्टवर्दी नहीं लगते, आप क्रेडिबल नहीं लगते, अब who's going to hire you? अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते, आप सक्सेसफुल नहीं लगते, तो who's going to hire you? कोई नहीं आपको हायर करेगा। एग्जैक्टली। लेकिन बात क्या आ जाती है कि हम जाएं तो किस तरह की ड्रेसिंग करके जाएं। अगर लड़कों की बात की जाए तो वो किस तरह की ड्रेसिंग करके जाएं, इंटरव्यू में किस तरह का रंग पहन के जाएं। जी जी। तो इसमें मैं चंद टिप्स देता हूँ। हाँ जी। पहली बात तो ये है कि आई वुड ऑलवेज से कि आप जैकेट जरूर पहन के जाएं। अच्छा। जैकेट इसलिए, जैकेट में कोट की बात कर रहा हूँ। कोट पाकिस्तान में कोट कहते हैं, आई मीन जैकेट कहते हैं कोट। तो कोट का जैकेट जो है ना, दैट गिव्स यू अथॉरिटी। ओके। याद रखिए, जब भी कोई बंदा जैकेट पहन के आएगा या कोट पहन के आएगा, इट डजंट हैव टू बी ए सूट, 2-piece सूट नहीं, आई मीन जस्ट जैकेट। तो आई वुड से कि अगर तो आप फाइनेंशियल बिजनेस में हैं, अगर आप लेट्स से अकाउंटेंट हैं, अगर आप बैंकर हैं, तो देन यू शुड वेयर अ 2-piece सूट, जिसमें शर्ट होगी, टाई होगी। बेहतरीन जो कलर है वो है डार्क नेवी। ओके। डार्क नेवी सूट या डार्क नेवी जैकेट। लेट मी टेल यू व्हाई। It has three, I would say, advantages. ठीक। एक एडवांटेज ये है कि ये it falls well with all socio-economic level people. तो in other words, आपको जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है या आप जिससे बात कर रहे हैं,
They could belong from anybody. Maybe they're from elite families, or maybe they're from middle class, lower middle class. So this fall well with all socio-economic level. दूसरी बात यह है कि जो डार्क नेवी है, it has two connotations. ये पावर भी देता है और साथ में अप्रोचेबिलिटी भी है. ब्लैक जो है ना, ब्लैक सूट या ब्लैक ड्रेस जो है, इट्स ऑल अबाउट पावर. अच्छा, इसका मतलब है दूर से बात करो, मेरे पास मत आओ. सही. जो डार्क नेवी वो कहता है, यू नो, आई हैव अथॉरिटी बट आई कैन ऑल्सो टॉक टू यू, आई एम ओपन, दिस एंड दैट होल वे. तो आपने जहां भी जाना है, यू वांट टू बी, यू नो, अप्रोचेबल, दिस एंड दैट. आपको वो जिसे कहते हैं 3-piece सूट और टाई पिन, पॉकेट स्क्वेयर, कफलिंग वफलिंग, वो वाली लुक नहीं है. तो इंटरव्यू में आपको, यू नो, एक बात है कि आपने ओवर ड्रेसिंग भी नहीं करनी. ठीक है. ऐसी ड्रेसिंग करके मत जाएं कि वो कहें कि अच्छा आप इंटरव्यू के लिए आए या कंपनी को टेक ओवर करने के लिए आए हैं. ठीक है, ठीक है. वो पहले से ही डर जाए कि पता नहीं क्या होने वाला है. पता नहीं क्या होने वाला है. तो उसमें यह डार्क नेवी, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने सूट है तो डार्क नेवी, अगर आपने जैकेट पहननी है सिर्फ तो डार्क नेवी, जिसे ब्लेजर बोलते हैं, वो. साथ में आप ग्रे स्लैक्स पहन लीजिए. अच्छा, शर्ट कौन सी पहनी है? यहाँ पे पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड समटाइम दे मेक ए मिस्टेक. तो शर्ट आपने व्हाइट करनी है. ठीक है. इनवेरिएबली व्हाइट शर्ट पहनी है. अच्छा, व्हाइट मीन्स ट्रस्ट मी, white means credible, white means I'm an honest guy, white means I'm pure, I'm sophisticated, I'm polished, I am sober. And उसके बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोस्ट फेवरेट कलर व्हाइट था, so you could never go wrong. जैसे मैंने व्हाइट शर्ट पहनी है, always wear व्हाइट शर्ट. तो आपने व्हाइट शर्ट पहनी है. अगर आपने टाई लगानी है तो टाई मस्ट बी, पावर टाइज हैं, 4 पावर टाइज हैं, सिर्फ उनको, उनमें से आप कोई पहन लें. पैटर्न बताता हूँ. एक है सॉलिड कलर की टाइज. तो सॉलिड कलर की प्लेन कलर जिसे कहते हैं, इट्स ईजियर टू कंबाइन, यू नो, ईजियर टू पुट टुगेदर. और दूसरा ये है जिसे कहते हैं पोल्का डॉट्स. एक छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, वाइट डॉट्स हैं, जैसे मेरी डॉट्स यहाँ पे डॉट्स हैं, इट्स कॉल्ड पोल्का डॉट्स. तो पोल्का डॉट्स इज ए पावर टाई. ओके. अच्छा, तीसरी टाई जो है टेक्सचर टाई, जिसे कहते हैं सेल्फ टाई. ठीक है. दैट्स आल्सो पावर टाई. भाई आप पावरफुल हैं, व्हाई शुड यू लुक लाइक, यू नो, लेस पावरफुल? तो दैट्स हाउ यू कैन कन्वे पावर. और उसके बाद आपके आगे एक डायगोनल टाई ऐसे देखी होगी आपने, जो नहीं, उसको कहते हैं हम रेप टाई, REP, रेप टाई. अदर देन दैट डोंट वेयर एनी अदर टाई. मतलब टाई, स्टेटमेंट टाई मत पहने जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल मिकी माउस बना हुआ है या कोई कैरेक्टर्स बने हुए हैं, कोई और चीजें बनी हुई हैं, बना हुआ है, क्योंकि वो बड़ी स्टेटमेंट टाइज हैं. लोग कहते हैं जी स्टेटमेंट टाइज मैंने इसलिए पहनी है कि, यू नो, दैट ब्रेक्स द आइस. तो मैं कहता हूँ आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन, आपकी बात, आपकी पर्सनैलिटी, that should break उसके साथ मैचअप नहीं कर रही है, उसके साथ जा नहीं रही है. तो हमें सब दूसरी तरफ अगर आ जाए. अच्छा, एक सेकंड, इसमें अच्छा शूज बड़े इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आपने शूज कौन से पहने हैं? यू नो, आप एक बहुत अच्छी आउटफिट को यू कैन रियली किल इट बाय वेयरिंग वेरी रॉन्ग शूज. अगर आपने सूट पहना है, पाकिस्तान में 80% लोग इसमें मिस्टेक कर रहे हैं. आई वांट टू जस्ट ब्रिंग इट अप कि सूट के साथ सीरियस शूज चाहिए. ओके. सीरियस शूज जो है, क्योंकि सूट इज अ सीरियस गारमेंट. इसके साथ लेसअप शूज पहनने आपने. ठीक है. इसके साथ आपने लोफर वोफर या इस तरह के मैकेशन टाइप के शूज नहीं पहनने. और लेसअप शूज में भी आपने ऑक्सफोर्ड के शूज पहने. और उसकी एक शेप है ब्लैक. अच्छा, वो है कि ब्लैक इज द बेस्ट. मोस्टली सूट्स के साथ चलते हैं. नेवी के साथ ब्लैक इज अ वेरी गुड कलर. बेल्ट जो है उसके साथ मैच होनी चाहिए. ये नहीं कि ब्राउन बेल्ट है और ब्लैक शूज है और वाइस वर्सा. दैट्स नॉट गोना वर्क. तो आपने वो करनी है. साथ में जो सॉक्स हैं, either they should match with the shoes, और या आप अपनी जो उसकी पैंट का कलर उससे डार्कर पहन लें. That's all you need. ठीक है. And then you are well. लेकिन हामिद साहब, सूट्स का इस्तेमाल तो हम वैसे भी इवेंट्स में भी तो कर सकते हैं ना, तो उसमें नीचे लोफर्स और ये लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उसमें भी नहीं कर. इसमें क्योंकि देखिए जितने भी गारमेंट्स हैं ना, उसका एक प्रोटोकॉल है. ओके. अब सूट हमारा गारमेंट नहीं है, पाकिस्तानी हमारे कल्चर का गारमेंट नहीं है. तो वी हैव टू फॉलो इट कि इंटरनेशनल नॉर्म्स क्या हैं, इंटरनेशनल जो हैं वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं. आप देखिए जो टॉप के जो G7 के प्रेसिडेंट्स हैं, दे, यू नो, उनकी अगर पिक्चर्स वगैरह देखें, यू ऑलवेज सी देम वेयरिंग ऑक्सफोर्ड शूज, तस्मे वाले शूज सूट के साथ. मतलब अगर आपने इंटरव्यू के अलावा भी कहीं जाना है, किसी इवेंट पे या कहीं कैजुअली भी वेयर करना है, तो आपने सूट के साथ, उसके साथ हमने वही शूज पहने. मेरे पास वेडिंग के लिए, क्योंकि आई डू लॉट ऑफ ग्रूम्स आते हैं, तो वो भी ऐसे है कि जी सूट के साथ मैंने वो पहन लूं, वो उधर क्लिप ऑन वगैरह. ओके, ठीक है. क्योंकि पता क्या है, वो कैजुअल शूज है. डजंट मैटर हाउ यू लुक एट इट. इधर आपने बहुत सीरियस किस्म की ड्रेसिंग की है, उधर आपने कैजुअल है, तो सीरियस कैजुअल डजंट गो टुगेदर. ओके. तो दूसरी साइड पर अगर लड़कियों की बात कर ली जाए, तो इंटरव्यू के लिए उन्हें किस तरह की चीजें? अच्छा, उसमें ये है कि मैं ये कहूंगा कलर्स जो है, मैं चंद मेंशन कर देता हूँ. कलर्स जो है, नेवी इज ए वेरी गुड कलर, ब्लैक इज ए वेरी गुड कलर. ड्रेस की बात हो रही है, प्लेन में जाइए, प्रिंट्स में मत जाइए. ओके. अच्छा, उसकी वजह यह है कि प्रिंट जो है ना, प्रिंट वो अटेंशन ड्रॉ करता है. जैसे अभी आपने प्रिंट पहना हुआ ना, तो आई, यू नो, द ऑल अटेंशन इज ऑन द प्रिंट.
तो आप पे अटेंशन कम है, प्रिंट के ऊपर ज्यादा अटेंशन है। तो आप जब जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपके ऊपर अटेंशन होनी चाहिए ना। तो आई वुड से कि आप प्रिंट को अवॉइड करें। वैसे भी अगर आप देखें कि पाकिस्तान में भी अगर आप वेल नोन वुमेन जो हैं, अगर आप बेनजीर भुट्टो को देखें, उनका वार्डरोब जो था प्लेन था, ठीक है। इसके बाद हिना रबानी है, ग्रेसफुली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, आई थिंक शी इज बैक इन द गवर्नमेंट अगेन। तो बड़ा प्लेन, तो प्लेन जो है ना वो आई वुड सजेस्ट दैट। तो कलर जो है बता देता हूँ, कलर ब्लैक रख लें, डार्क नेवी कर लें, ग्रेस की शेड कर लें, वही मेन के कलर जो है वही ऑलमोस्ट चलें। आप उसको यू कैन ऑब्वियसली एक्सेसराइज इट लाइक ब्यूटीफुली। आपके पास आप उसे ज्वेलरी से एक्सेसराइज कर लें, आपकी पॉकेट बुक है, उसके बाद आपकी शूज़ हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा उसको मिक्स एंड मैच करके यू कैन हैव अ ग्रेट लुक। ज्वेलरी के बारे में ये कहूंगा कि आपने ज्वेलरी जो है उसे मिनिमल ज्वेलरी करनी है। इंटरव्यू की बात हो रही है, पार्टी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। जी जी। तो इंटरव्यू में आपने स्लीक ज्वेलरी जिसे कहते हैं, बड़ी डेलिकेट सोफिस्टिकेटेड ज्वेलरी, जैसे टॉप्स लगाऊंगा तो आई वोंट हैव एनीथिंग हैंगिंग देयर, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स जॉब इंटरव्यू ना। मैं चाहता हूं कि अटेंशन जो है ना वो आपके ऊपर हो, ना कि आपकी ज्वेलरी के ऊपर हो। इस तरह मेकअप जो है वो कि मॉडर्न मेकअप करें, टाइट कपड़े मत पहने, ठीक है। अगर आप टाइट कपड़े पहनेंगी, बिलीव इट नॉट, द अटेंशन इज गोना गो समप्लेस एल्स। आप जा रही हैं, आप जॉब इंटरव्यू में जा रही हैं, इट्स ऑल अबाउट यू, कि आपने बताना है कि हाउ यू गोना हेल्प द कंपनी, हाउ यू गोना टेक द कंपनी फ्रॉम दिस टू अ नेक्स्ट लेवल एंड ऑल दैट। पीपल लुकिंग फॉर लीडर्स, तो आपने एज ए लीडरशिप पोजीशन में जाना है। इवन दो यू आर स्टार्टिंग वे डाउन देयर, लेकिन पीपल आर गोना इन्वेस्ट इन पीपल दैट हु वांट्स टू प्रोग्रेस एंड हेल्प द कंपनीज एंड ऑल दैट। शूज जो है हाई हील्स को अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि एक तो यह है कि उसमें चलना मुश्किल है, दूसरा ये कि अगेन दी अटेंशन को समप्लेस है। तो आप पंप्स वगैरह पहन सकती हैं, पंप्स की हील जो ज़रा कम होती है, बिकॉज यू नीड नाइस लेग, जिससे आपकी मतलब अच्छा प्रोफाइल हो, व्हाटएवर यू वेयरिंग। अगर आपने ट्राउजर पहना है या अगर शलवार पहनी, व्हाटएवर, तो दीज आर थिंग्स आई वुड से दैट। लेकिन क्या मतलब मॉडल सोल्स आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं लड़कियों के लिए, वो पहन सकते हैं, वो भी ठीक है, या वेज हील की तरफ ही जाना चाहिए? देखिए आप प्रोफेशनल रहे। हाँ। अच्छा, दूसरी बात है कि सैंडल ब्रांड मत पहने। अच्छा। क्योंकि ओपन जाए, आई मीन व्हाई शुड आई बी लुकिंग एट द कि आपका पेडिक्योर हुआ है कि नहीं हुआ। आई मीन इट्स नॉट माय बिजनेस, मतलब व्हाई शुड आई बी लुकिंग एट दैट। तो अगर आपने जो है वो ऐसे कवर्ड शूज पहने हुए हैं तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ज्यादा अच्छा। लेकिन ये पार्टी एक और चीज है। एग्जैक्टली, हाँ। एंड देन इट्स योर थिंग। इंटरव्यू एक और चीज है, बिल्कुल ऐसे ही। अब कुछ पार्टी वेयर्स पे आ जाते हैं, आगे ईद आने वाली है, बड़ी ईद है, उस पे किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए? लड़कों से ही स्टार्ट कर लेते हैं, कुर्ते बहुत वेयर किए जाते हैं, किस तरह के कलर के पहनने चाहिए? और ऊपर से गर्मी भी है, इसको भी हम लोगों ने मद्देनजर रखना है। अच्छा, देखिए गर्मी में सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि देखें ये जो है शलवार कमीज है तो कॉटन में पहने, कॉटन ब्रीज, कॉटन नेचुरल फाइबर है। अच्छा। जितना वॉश एंड वेयर है ना, दैट्स टेरेबल, स्पेशली इस ह्यूमिडिटी में। और पाकिस्तान में वॉश एंड वेयर बहुत चलता है भाई। Exactly, हाँ। वॉश एंड वेयर क्यों? इसलिए कि वॉश एंड वेयर, लाइक इसमें देयर इज नथिंग मच टू डू। और घर की जो खातून होती हैं, जो भी है, वाइफ है या मदर है या सिस्टर है, तो कहती है कि कपड़े ऐसे लाओ जो धोने में आसान हो, ये वो ना, दैट्स द काइंड ऑफ प्रेशर देयर। इसकी वजह से वॉशिंग वेयर बहुत है पाकिस्तान में। तो वॉशिंग में दो तीन प्रॉब्लम है। एक तो ये प्रॉब्लम है कि वॉशिंग वेयर डजंट ब्रीथ, क्योंकि नेचुरल फाइबर कॉटन है। अल्लाह ताला ने जो नेचुरल फाइबर्स बनाए हैं, दे आर द बेस्ट फॉर आवर बॉडीज। और दूसरी बात यह है कि जो वॉशिंग वेयर होता है ना, ये थोड़ा सा यूज होने के बाद पता है क्या होता है, इसके ऊपर थोड़े से कॉटन बॉल्स बनने शुरू करते हैं, ऐसे पिलिंग शुरू हो जाती है। दैट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है कि ये ड्रेप जिसे कहते हैं फॉल, इसकी फॉल वैसी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वेटी फैब्रिक है। हाँ जी। तो आप देखेंगे ऐसे इकट्ठा सा हो जाता है सामने। तो आई मीन यू आर अ ग्रेसफुल मैन एंड ग्रेसफुल बॉय, व्हाटएवर, एंड यू लुक लाइक हॉरिबल इन दोस काइंड ऑफ थिंग। तो मैं ये कहूँगा कि शलवार कमीज में प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान में अक्सर लोग मुझे कहते हैं हमेशा आप तो सिर्फ शूटिंग पे बात करते हैं, शलवार कमीज पे बात नहीं करते। मैं क्या, मैं करता हूँ बात। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एक अवामी लिबास है जिसको हमने स्लीपिंग सूट बना दिया। शलवार कमीज। हाँ, शलवार कमीज। तो वो कहता है मैं इसी में सोऊंगा, इसी में उठूंगा, सुबह 2 छट्टे मारूंगा, क्योंकि मुंह धोना है। वो भी क्या जरूरत है, शेरों के मुंह धुले रहते हैं। और उसके बाद मीटिंग में जाके बैठ जाऊंगा और लोग कहेंगे सर आप, मैं कहूँगा मैं तो सादा सा बंदा हूँ। तो इट डजंट कट इट दिस वे। आप जिस तरह सूट को अहमियत देते हैं, इसी तरह आप जो 2 पीस सूट है, इसी तरह आप शलवार कमीज को अहमियत दें। तो उसमें वैसे मैंने कहा कि कॉटन फैब्रिक होनी चाहिए। अच्छा, स्टिचिंग उसकी जबरदस्त होनी चाहिए। ओके। अच्छा, स्टिचिंग में प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली लोग चीप स्टिचिंग करवा लेते हैं, तो वो कॉलर सही से बैठता नहीं है, इवन कि आपका बैंड कॉलर है। अच्छा देखें, मैं आपको एक बड़े पते की बात बता रहा हूँ, अटेंशन सारी इस फ्रेम में है, ट्रस्ट मी। आई एम नॉट लुकिंग डाउन, आई डोंट इवन पर्टिकुलरली केयर व्हाट शूज यू आर वेयरिंग। तो सारी कॉन्वर्सेशन जो है यहीं पे है।
हम 2 घंटे भी बात करेंगे यही काम करते हैं, यही फ्रेम है। एग्जैक्टली ये फ्रेम परफेक्ट होना चाहिए। इस फ्रेम में अगर कोई इम्परफेक्शन है, जैसे कॉलर बैठा हुआ है, कॉलर बहुत बड़ा है, से आपकी उसी पर नजर आएगी ना, तो फिर मैं कहूँगा यार इतना पढ़ा लिखा बंदा है, इतना अच्छा, यू नो व्हाई। तो आई वुड से कि इसमें जो है आपने ख्याल रखना है कि आपकी स्टिचिंग जो है ठीक है। अच्छा, दूसरी शुरुआत में एक और बात बताऊं कि कॉलर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, कॉलर जो है वो आप अगर कॉलर वाला, शर्ट वाला कॉलर लेंगे, उसमें और बैंड कॉलर जिसे कहते हैं, उसमें क्या फर्क है? उसमें टेक्निकली बहुत बड़ा फर्क है, लोगों को नहीं पता। पाकिस्तान में आई वुड से 99% पीपल डोंट नो दैट। उसको हम आज रिवील करते हैं सीक्रेट। वो ये है कि जब आप शर्ट वाला कॉलर पहनते हैं ना, इट्स मोर पावरफुल, इट्स मोर फॉर्मल। ठीक है। जब आप बैंड पे आते हैं, इट्स मोर कैजुअल। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने कैजुअली अपने को प्रेजेंट करना है या आपने फॉर्मली प्रेजेंट करना है। ठीक है। इसमें बिलावल भुट्टो साहब हैं, अगर आप उनकी पिक्चर देखें पिछले 3-4 साल से, यू नो आई बीन वाचिंग दैट, he most of the time he's wearing this collar वाला। तो क्यों? I mean obviously he could wear the other collar। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो why he wears only black shalwar, क्योंकि black is power color। पावर कलर। I mean it's not that he doesn't have money to buy other colors। तो इसमें कलर का खास तौर पर ख्याल रखें, शो कलर में मत चाहिए। अच्छा, किस तरह के कलर्स पहनते हैं? अच्छा, मैं बताता हूँ। इसमें भी आई हैव मेड इट वेरी सिंपल। ब्लैक इज पावर, आप नेवी ले लें, डार्क नेवी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद आप जो ग्रे के शेड्स हैं, जैसे लाइट ग्रे है, मीडियम ग्रे है, चारको ग्रे है, दैट लुक्स वेरी नाइस। अगर आपने ब्राउन पहनना है, पाकिस्तानी स्किन टोन पर ब्राउन अच्छा नहीं लगता, ना ब्राउन अच्छा लगता है, ना टैन अच्छा लगता है। ब्राउन के सारे शेड, मेहंदी कलर विच विल किल यू अनलेस कि आपकी कंप्लेक्शन आपको गोरों की तरह है। तो पाकिस्तान में बड़े पॉपुलर हैं, बट डोंट वेयर दोस्त। तो इसमें यही 4-5 कलर्स हैं, आई थिंक दे विल लुक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शलवार कमीज को पहनना कैसे। अगर आप शलवार कमीज बगैर वेस्ट कोट के पहनेंगे, बगैर कोट के पहनेंगे, बिलीव इन यू विल लुक जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है। तो अगर आपने इसको डोन करना है, आई नो गर्मी है, आपने कहा गर्मी है, वेस्ट कोट पहन सकते हैं, लेकिन वेस्ट कोट पहनने का भी तरीका नहीं आता ना हमें, किस तरह के उसके साथ कॉम्बिनेशन में जाना है, कौन सी कलर की पहनी है, किस तरह का स्टाइल पहनना है उसमें। अच्छा, स्टाइल में ये है कि चंद स्टाइल्स हैं, अब ट्रेडिशनल रहें तो बेहतर है। जब जिग-जैग स्टाइल में आते हैं या बड़ा एसिमेट्रिकल स्टाइल वगैरह करते हैं, तो वो बड़ा आपको बड़े ट्रेंडी से लगेंगे। तो आई मीन आया वेन्यू जो है वो ट्रेंडी है या नहीं है, तो उसमें तो आप इससे प्ले सेफ ट्रेडिशनल जाएं। तो ट्रेडिशनल में यही जो स्ट्रेट बटन लगे होते हैं, अगर बहुत ज्यादा आपने डेकोरेटिव बटन लगाएंगे तो फिर वो पार्टी किस्म की बन जाएगी। तो अगर आप उसमें जरा थोड़ा सा सटल किस्म के बटन लगाएंगे तो दैट्स मोर ट्रेडिशनल। आजकल चल भी रहा है ना, जिस कलर का कुर्ता है उसी कलर के ऊपर वेस्ट कोट भी है, ये पहन। अच्छा, हाँ, इस बार ये बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात की। ये शुरू हुआ था ट्रेंड, जरदारी साहब ने शुरू किया था वे बैक देयर। जरदारी साहब ने पहनना शुरू किया था, टोन ऑन टोन में से कहते हैं अपनी टर्म में। अच्छा, हाईली सोफिस्टिकेटेड, हाईली सोफिस्टिकेटेड। लेकिन जब उन्होंने पहनना शुरू किया तो लोगों ने कहा जी इनको तो कॉन्ट्रास्ट करना ही नहीं आता। तो आई थिंक दे रॉन्ग। आई मीन मैं तो न्यूयॉर्क से हूँ, न्यूयॉर्क इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, मोस्ट आई वुड से सिनिकल प्लेस, तो फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से ये सारी चलती हैं। आई वुड से कि टोन ऑन टोन, आप इमरान खान साहब देखें, इन्होंने अपना, याद है जो भी आए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था नहीं मैंने कुछ नहीं पहनना, मैं आप सादा सा बंदा हूँ। तो आई थिंक ही डन ए गुड थिंग, यू नो, ट्रांसफॉर्म हुए हैं पूरा, यू नो 3-4 साल पाकिस्तान को बड़ा अच्छा, यू नो, विजुअली रिप्रेजेंट किया है। तो आई वुड से कि टोन ऑन टोन इसे कहते हैं, क्लोजर कलर्स, ये लुक फैंटास्टिक, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड लगते हैं। मेरे ख्याल है इस साल फिर जो आने वाली ईद है, ये लड़के फिर यही चीजें पहनने वाले हैं। थोड़ी सी लड़कियों पे भी बात कर लेते हैं कि उन्हें किस तरह के फिर कपड़े पहनने चाहिए, प्लेन में ही जाना चाहिए। ईद की बात कर रही हैं? हाँ जी, ईद की। देखिए ईद में, हाँ, तो बकरा ईद जो है इसमें तो देखें हमारी ट्रेडिशन जो है, ट्रेडिशन जो है ना, हमने भी तैयार होना होता है फिर। नहीं, वो सही है, लेकिन आप ऐसे ड्रेस अपना हो ना कि आप बहुत डॉल्ड अप होके पार्लर वगैरह से जाके, वो एक एहतराम भी है, एक दिन है ना इसका। तो मैं कहूँगा डिसेंट ड्रेस अप हों, ठीक है, थोड़ा सा टोन डाउन कर लें सारी वो जो जितनी चीज़ें जो हम जो है ईद उल फितर पे करते हैं, तो उसमें तो ज़रा ज़्यादा होता है ना, ज़रा चार्म होता है। तो आई वुड से सादगी और लेकिन सोफिस्टिकेशन बट एलिगेंस, दैट्स द वे टू गो। तो इसमें भी कलर्स का है या नहीं है? मैं ये कहूँगा बहुत प्रिंटी ना रहे, क्योंकि प्रिंट देखें ना, प्रिंट दुपट्टा है, प्रिंट ये है, प्रिंट इज ऑल ओवर, तो बंदे की शख्सियत जो है नजर नहीं है। सॉलिड के साथ आप कॉम्बिनेशन करें, आप इसके साथ अपना जो है, अगर हिजाब करती हैं, दुपट्टा पहनती हैं, तो आप इसके साथ कॉम्बिनेशन कर सकती हैं। आप ट्राउजर के साथ कॉम्बिनेशन कर सकती हैं। लेकिन याद रखें अगर आपका कद छोटा है तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने डार्क कलर से आपने कुर्ता पहन लिया है, तो आपने ट्राउजर पहना है या शलवार पहनी है, वो लाइट कलर की है, तो आई जो अल्लाह ताला ने ऐसे ट्रेंड किया है कि आई ऊपर से नीचे जाती है, और जब एक कलर खत्म होता है तो आई रुक जाती है। अच्छा, पता नहीं लगता मैं, क्योंकि अगर रुकेगी नहीं तो वो तो कलर सारे को प्रोसेस कर देगी ना। तो अब आपने जैसे ब्लैक, आपने कमीज पहनी है और आपने व्हाइट शलवार या व्हाइट अपने ट्राउजर पहना है, तो आप अगर 5 फुट की हैं तो आपने आपको 2.5 फुट का कर दिया।
तो आपकी अगर हाइट कम है तो आपको बहुत क्लियर केयरफुल होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि आप ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ना क्रिएट करें। तो मैं ब्लैक के साथ मैं चारकोल कर लूँगा, मैं मैन वुमन दोनों के लिए सेम प्रिंसिपल है। तो उसमें आपने कलर कॉम्बिनेशन जो है ना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ना करें। दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू फॉलो दोस, क्योंकि ये पूरी एक साइंस है कि आपने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, किस तरह की पार्टी पे जाके आप लोगों ने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है। एक पूरी साइंस है जो आपकी शख्सियत को, आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करती है और दूसरों में पहला जो इंप्रेशन होती है वो जमाती है कि जनाब आपकी पर्सनैलिटी क्या बात कर रही है। हमारे साथ हामिद सईद साहब मौजूद थे, इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट हैं। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और बड़ी अच्छी टिप्स देकर आप हमें जा रहे हैं कि आज के बाद जो हमारी जो छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं हमारे लिबास के हिसाब से, हमारी ड्रेस के लिहाज से, कि हमने क्या पहना क्या नहीं पहना, वो आज ठीक हो गई होंगी। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा जिसमें हम लाहौर के मसाइल की बात करते हैं। और बागों के शहर की अगर बात की जाए तो मसाइल हैं कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक के बाद एक अहम मसला शहर लाहौर के बासियों के लिए जैसे तैयार बैठा हो। और अभी कोरोना सूरत हाल हम ठीक से उससे संभली नहीं थी हमसे कि डेंगू वायरस ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। और लाहौर में अगर डेंगू के बारे में देखा जाए तो फिर सर उठाना शुरू हो चुका है और शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मुतादिद केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं और अब तक डेंगू के 84 केसेस सामने आ चुके। मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त 7 मरीज जेरे इलाज भी हैं और सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक की जेर सदारत डेंगू की सूरत हाल से मुतल्लिक हंगामी इजलास भी हुआ और जिसमें लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू वायरस के फैलाव के बारे में ब्रीफिंग दी गई है और तमाम तर सूरत हाल का जायजा भी लिया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू लार्वा भी बरामद हो रहा है जिसके बाइस तशवीश में मजीद इजाफा भी हो चुका है। मॉनसून का सीजन भी शुरू हो चुका है तो हुकूमती दावों की भी कलई इस वक्त खुल के सामने आ चुके हैं और इंतजामिया भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। तो डेंगू वायरस के खात्मे के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या डेंगू वायरस पर काबू पा लिया जाएगा, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शाबान हैं, मैनेजर ऑपरेशंस हैं डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के। सर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया मुझे आपने इस अहम मौजू पे बात करने के लिए आज अपने स्टूडियो में मदऊ किया। डॉक्टर शाबान, सबसे पहले तो मुझे बताइए, डेंगू मॉनसून जिस तरह शुरू हो चुका है, ये बड़ा पसंदीदा उसका सीजन है और टाइम भी होता है, तो डेंगू लार्वा बढ़ता जा रहा है, डेंगू के केसेस दिन ब दिन सामने आते जा रहे हैं, तो क्या इकदाम किए जा रहे थे इंतजामिया की तरफ से? मुनीबा, डेंगू जो है उसको समझने के लिए ये है कि डेंगू एक एंडेमिक है जी। और ये पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अलावा इस वक्त 129 ममालिक के अंदर डेंगू जो है वो मौजूद है। ठीक है। और तकरीबन 400 मिलियन अफराद जो हैं वो सालाना डेंगू इन्फेक्शन का शिकार होते हैं। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक जदीद मेडिकल सहूलतों के होते हुए भी तकरीबन 22,000 लोग जो हैं उनकी डेथ्स होती हैं डेंगू की वजह से। डेंगू कंट्रोल जो है ये ऑन गोइंग फिनोमेना है। हाँ जी। और ये राउंड द ईयर जो है इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक। और इसमें ये जो मैं थोड़ा सा एहतजाज भी करूँगा, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इंतज़ामिया जो है खामोश तमाशाई, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अभी आपने खुद भी कहा कि डेंगू कंट्रोल के हवाले से जो ओनरशिप है ये सीएम साहब इस पे अभी तक 2 मीटिंग्स इन पर्सन ले चुके हैं और ख्वाजा सलमान रफीक साहब जो मिनिस्टर हैं हेल्थ के, वो तो एक वीक में 3-3 मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं। मीटिंग्स हो रही है ना, हम देख रहे हैं केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसका क्या करेंगे? जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें देखिए, हमारे कोई भी बीमारी जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारी आवाम का किरदार है वो हमेशा से अहम हुआ करता है। आपने देखा कि हमने कोविड-19 को
बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करने में कामयाब हुए। जी, जी। और वो सिर्फ हुकूमती जो इकदामात हैं, सिर्फ उनकी बात की जाए तो उससे कंट्रोल नहीं हुआ, हुआ, बिल्कुल ऐसे ही जब तक कि अवाम ने उसमें अपना हिस्सा नहीं पूरा डाला। किरदार अदा नहीं किया। मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग की, हाथों को सैनिटाइज किया, जी। बार बार साबुन से धोया, तो इसी तरीके का जो है रिस्पॉन्स जब तक अवाम की तरफ से डेंगू कंट्रोल के हवाले से नहीं आता, तो हुकूमती अदारे जितनी भी कोशिश कर लें, डेंगू को कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल रहेगा। अच्छा। डेंगू के साथ हमें ये समझना है कि डेंगू के साथ हमें सरवाइव करना है, एंड हाउ टू लिव विद इट एंड हाउ टू टैकल इट। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमारी जो सर्विलेंस की टीमें हैं, उनका एक माइक्रो प्लान बना होता है, और उस माइक्रो प्लान के तहत हमने यूसीज और एरियाज को ग्रीन, येलो और रेड में डिवाइड किया होता है। ग्रीन यूसीज वो होती हैं जिसके अंदर कोई ना तो लार्वा होता है, ना कोई कंफर्म डेंगू का केस होता है। बिल्कुल। उसमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है सर्विलेंस की, वो 28 डेज के अंदर उस घर ने जरूर विजिट होना है। अच्छा, ठीक है। इसी तरीके से जहां पे कंफर्म केस है वो रेड यूसी है, ठीक है। और रेड एरिया है, उसमें जो भी घर हैं उन्होंने 7 दिन के अंदर एक दफा जरूर विजिट होना। ठीक है। अब मेरी गुजारिश ये है कि हमारी टीम जब जाती है तो उनके पास एक चेक लिस्ट है, जिसके तहत वो घरों में कंटेनर्स को चेक करते हैं, जिसमें कि हमारे जैसे। लेकिन सर, क्या आप लोगों के पास मैन पावर पूरी है? आप लोगों की टीमें कितनी बनाई जाती हैं इस जी हवाले जी से? जी बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल इस पे भी आता हूँ। इसमें यह है कि जो चेकलिस्ट है उसमें आपके तवज्जुह से जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है, तो ये मैसेज मैं अपने पब्लिक को भी देना चाहूँगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें जब आपके पास आती हैं, एक तो उनसे पूरा तामन करें, उनको एक्सेस दें, एंट्री दें कि आपके जो कंटेनर्स हैं उनको वो चेक कर सकें। बिल्कुल। खासतौर पे अभी गर्मियों का मौसम है तो एयर कूलर्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें क्योंकि पानी डाला जाता है, हाँ जी। और पानी अगर आप चेंज नहीं करते रेगुलर, तो वो एक बहुत, और उसकी सफाई नहीं करते, तो वो एक बहुत अच्छा माहौल बनता है डेंगू मच्छर की अफजाइश के लिए। ठीक है। उसके अलावा आपकी फ्रिज की ट्रे है, जी जी। आपके घर के जो पानी की टैंकियां हैं, अगर वो कवर्ड नहीं हैं तो वो भी डेंगू मच्छर की अफजाइश के लिए बहुत अच्छा एक माहौल है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। परिंदों के बर्तन हैं, हमारे जो किचन में कुछ चीजें पड़ी होती हैं उसमें हम लोग रख देते हैं, हमारे वॉशरूम में बाल्टियां, टब वगैरह पड़ी अगर वो होती हैं। कवर्ड नहीं होंगे तो वहाँ पे। और हमारी जो टीम है उसका मकसद सिर्फ कंटेनर चेक करना नहीं है, उसके साथ साथ वो हेल्थ एजुकेशन पे काम कर रहे होते हैं, घर वालों को बता रहे होते हैं, और अवेयरनेस भी दे रहे जब होते हैं। जी, तक घर वाले खुद से उस चेक लिस्ट के मुताबिक अपने घर को हफ्ते में एक दफा या 2 हफ्तों में एक दफा चेक नहीं करेंगे, तो तब तक ये जो है डेंगू पे मुकम्मल काबू पाना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। और दूसरी बात उसमें ये है कि हमारे जितने भी पब्लिक है, मैं आपके तवज्जुह से ये मैसेज उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी एक हेल्थ हेल्पलाइन है, ठीक है, 1033। ठीक है। अगर आपका घर महीने में एक दफा चेक नहीं हुआ, डेंगू की सर्विलेंस टीम आपके घर में नहीं आई, ठीक, तो प्लीज 1033 पे कॉल करके आप बिल्कुल अपनी कंप्लेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं कि जी हमारे घर की सर्विलेंस नहीं की गई। ठीक है। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि हमारी जो सर्विलेंस एक्टिविटी है वो एक तो रियल टाइम उसकी एंट्री हो रही है कि हमारा जो PITB डेंगू डैशबोर्ड है, हमारी सर्विलेंस एक्टिविटीज हमारी टीम जब वहां पहुंचती है। लाहौर के लिए कितनी सर्विलेंस टीम्स बनाई गई हैं, कितनी तश्कील दी गई? मैं बताऊं कि लाहौर लोन जी। हमारे तकरीबन 5000 से ज्यादा रेगुलर डेंगू वर्कर्स हैं। ओके। और इसके अलावा जैसे अभी पिछले साल
एपिडेमिक बहुत एक्सटेंसिव था, तो उसमें हमने 5,000 से ज़्यादा कंटीजेंट पेड स्टाफ हायर करने की परमिशन दी थी। ठीक है। और ये जो फिनोमेना है ये सिचुएशन के मुताबिक चलता रहता है। इस साल में भी जहाँ पे अभी डेंगू के केसेस, जैसे आपने बात की कि लाहौर में ज़्यादा हैं, उसके अलावा रावलपिंडी में 15 केसेस हैं, जो फैसलाबाद है वहाँ पे 12 केसेस हैं, जी जी। और उसके बाद फिर शेखुपुरा में 7 केसेस हैं। तो ये हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनकी डिमांड के ऊपर जैसे ही एचआर की डिमांड आती है तो उसको हमारा जो प्रोविंशियल ऑफिस है वो एंडोर्स करके भेजता है और उसकी फौरी अप्रूवल होती है। इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि जी एचआर जो है वो कहीं पे डेप्थ। लेकिन डॉक्टर शबान मुझे बताइए कि आप मैनेजर ऑपरेशन हैं डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के, ये डेंगू का जो सीजन आता है इससे कितनी देर पहले ही इसकी प्रिवेंशन करना शुरू कर दी जाती है या सर्विलेंस शुरू हो जाती है ताकि डेंगू केसेस आने से पहले ही हम लोग लार्वा जो है उसको तल्फ कर दिया जाए? जी, मैं मुनीबा पहले ऐड कर चुका हूँ कि ये थ्रू आउट द ईयर होता है, ये फिनोमेना चलता है। ठीक। और उसमें ये नहीं होता है कि जी अगर केसेस आ रहे हैं तो ये होगा। ये जनवरी में भी था, ये फेब में भी था, थ्रू आउट द ईयर चल रहा होता है, तो फिर क्यों इतने केसेस आ रहे हैं? और खासतौर पर लाहौर की जैसे आप बात करें कि इस वक्त लाहौर में सबसे ज्यादा केसेस है, फिर इसकी क्या वजह है अगर थ्रू आउट द ईयर ये सारी चीजें चल रही होती है? जी बहुत अच्छी बात आपने की है। मैं फिर वही पहली वाली बात पे आऊँगा कि देखिए हुकूमती अदारे, और इसमें सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं, हमारे तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स जो हैं, हमारी आज भी जो डेंगू मॉनिटरिंग प्रोविंशियल कमेटी है, कैबिनेट कमेटी कह लें, उसकी आज भी मीटिंग है। अच्छा। और ये अब वीकली मीटिंग होती है जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ लाइन डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके ज़िम्मे जो जो असाइनमेंट्स हैं डेंगू की प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के हवाले से, सर्वेलेंस है, केस रिस्पांस है, लार्वा का रिस्पांस है, और उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट जो एक्टिविटीज़ कर रहा होता है फिर उनकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन है, जो हमारे जो लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट का इदारा है और हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये हमारी एक्टिविटीज़ को फिर थर्ड पार्टी के तौर पे वैलिडेट करते हैं, उसको काउंटर चेक करते हैं कि हमने जो एक्टिविटी की और हमने रिपोर्ट की आइदर वो एक्चुअल है या बोगस है। तो इसमें क्योंकि सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं है, ये तमाम डिपार्टमेंट, लाइन डिपार्टमेंट इसमें एग्जैक्टली ये चीज कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन मंडियां इस वक्त लग चुकी हैं, व्यापारी भी हैं वहां पर, खरीदार भी जाते हैं, साथ बच्चे भी जाते हैं, और आपको पता है मॉनसून का सीजन है, बारिशों की भी प्रोडक्शन की जा रही है कि हो सकती है। वहां पर सूरत हाल को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह सर्विलेंस वहां पे की जाएगी, रोजाना की बुनियाद पे होगी, कब होगी? जी बिल्कुल, जो हमारी स्पेशल टीमें हैं, बल्कि आपने बड़ी अच्छी बात की है, मुझे याद दिला दिया है कि हमारे जो अभी ईद के इज्तिमा हैं उनके हवाले से भी हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को सेंसिटाइज किया है कि जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होगी तो उस प्रेमिसेस के अंदर जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, नमाज से कम से कम 24 से 48 घंटे पहले वहाँ पे फॉगिंग एक्टिविटी होगी। अच्छा। ताकि कोई अगर अडल्ट पॉपुलेशन है एडीज इजिप्टाई की तो वो ख़त्म हो जाए। अच्छा। और उस जो गैदरिंग है उसमें से कोई भी बंदा जो है वो डेंगू मच्छर से मुतासर ना हो। एंड सेम इज़ द पॉलिसी फॉर दिस कैटल मार्केट। जी जी। और वहाँ पे भी हमारी टीमें सर्विलेंस भी करेंगी और उसमें हम लोकल गवर्नमेंट के साथ उनकी कोलैबोरेशन में करेंगी। क्या अभी स्टार्ट नहीं हुआ ये प्रोसीजर? नहीं, ये स्टार्ट हो चुका है। अच्छा। और इसमें लोकल गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन के साथ जहाँ पे वाटर बॉडीज मिलती हैं या कलेक्शन है पानी की, तो वो हम उनको इंटीमेट करते हैं और वो उस पर टाइमली जो है वो कमिश्नर लाहौर भी और उनकी पूरी टीम इसमें इन्वॉल्व है। मतलब वहाँ पे टीम्स वगैरह भेजी जा चुकी हैं अभी तक? काउंटर्स लगाए जा चुके हैं? काउंटर्स एज सच नहीं है, लेकिन टीमें जो हैं वो उसको रेगुलर विजिट कर रही हैं। वो रेगुलर विजिट कर रही है और वहाँ पे फॉगिंग वगैरह स्प्रे किए जाएंगे? जी, जहाँ पे एडल्ट पॉपुलेशन मिलती है उसके रिस्पांस में बिल्कुल फॉगिंग भी होगी।
तो मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है? पहले हम देखते थे कि इस तरह के केसेस आना शुरू होते थे तो वार्ड्स अलग कर दिए जाते थे डेंगू के, लेकिन जब से कोरोना आया है फिर कोरोना पे ज़्यादा हमारा फोकस रहा, तो अब भी सूरत हाल इस तरह की रहेगी, वार्ड्स अलग किए जाएंगे या अभी इस तरह की कोई नहीं, बिल्कुल सिचुएशन नहीं देखी आप? इसमें बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन जारी की हैं और डेंगू के अच्छा। काउंटर्स जो हैं वो बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड हैं। हमारे जितने भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, DHQ और THQs हैं, जी जी। उनके अंदर डेंगू वार्ड भी मौजूद हैं और डेंगू के जो डेडिकेटेड बेड्स हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं। इस वक्त भी 4,402 बेड्स जो हैं दे आर स्पेयर फॉर डेंगू पेशेंट्स एंड दे आर yes available and right now 17 beds are occupied and remaining are available for the dengue patients. ठीक है जी। डॉक्टर शबान हमारे साथ मौजूद थे, मैनेजर ऑपरेशन है डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के। डॉक्टर शबान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप यहाँ पर आए हैं और डेंगू के वजह से जनाब हम बात कर रहे थे कि डेंगू को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, क्या क्या चीज़ें की जाती है, प्रिवेंशन किस तरह की जाती है, सर्वेलेंस किस तरह की जाती है पूरे लाहौर शहर की या पंजाब भर की, तो उस हवाले से हमने बात की है। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा खेल और खिलाड़ी का, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान कैसे होनहार एथलीट से या खिलाड़ियों से जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और आज भी दो ऐसे ही खिलाड़ियों से जनाब मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, बाहिम्मत हैं और रोलर स्केटिंग करते हैं। ये खेल बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल तस्वुर भी किया जाता है, इसमें नुकसान भी ज्यादा ही होता है और हमारा अपना ही होता है। तो ये देखने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये बज़ाहिर सिर्फ देखने में आसान है या एक्चुअली में है भी, ये उन्हीं से जान लेंगे। जनाब ऐसे ही दो खिलाड़ी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। अलीज़े गुलशन है जो डिविजनल चैंपियन है, डिवीजन और सिटी लेवल पर खेल चुकी हैं और गोल्ड हासिल कर चुकी हैं। और सजावल भट्ट नेशनल चैंपियन है रोलर स्केटिंग में, और उनसे जानेंगे कि जनाब उनकी जो जर्नी है वो कैसे रही है। आप दोनों को मैं वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अलीज़े आप ही से स्टार्ट कर लेते हैं। आप मुझे बताइए कब से ये खेल रही हैं और स्केटिंग कर रही हैं? मैं 3 इयर्स से स्केटिंग कर रही हूँ। अच्छा, और अभी कितने साल की आप? मैं 13 इयर्स की, मतलब 10 साल हो गए आपको स्केटिंग करते हुए। तो 3 इयर्स तो बहुत छोटा सा बेबी होता है, वो तब से स्केटिंग कर रही है कि तब आपको? मैं 11 इयर्स से कर रही हूँ, अभी 13 इयर्स 3 इयर्स हुए। अच्छा 3 इयर्स हुए हैं आपको स्केटिंग करते हुए। ओके ठीक है। तो क्या शौक कैसे पैदा हुआ, किसको देखती थी? सर सजावल को हमने अच्छा 14 अगस्त के एक इवेंट हो रहा था उसमें देखा था। हाँ, तो तब शौक हुआ था, तो फादर से फादर मेरे खुद इंटरनेशनल रेफरी हैं कराटे के। हाँ। तो उनका भी शौक है कि उनके बच्चे ना स्पोर्ट्स में आगे रहे, तो उन्होंने खुद हमें डाला था अताबक डूजो। ठीक है, तो उसी से आपको फिर सजावल को देख के आपको इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं भी ये कर सकती हूँ। तो सजावल आप नेशनल चैंपियन हैं, गोल्ड हासिल कर चुके हैं, तो आपको कितने साल हो गए हैं इस चीज में? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 19 साल हो गए स्केटिंग फील्ड में और मैंने 37 मेडल अचीव किए हैं। वाओ। और अब तो माशाल्लाह मैं बच्चों को ट्रेनिंग भी करवाता हूँ। अच्छा जी। और इंटरनेशनल जाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि मैं इंटरनेशनल जाके खेलूँ। तो आपका कैसे इंटरेस्ट हुआ सजावल इसमें आने का? काफी अर्से पहले तो स्केटिंग इतनी अच्छी से नहीं होती थी, तो ना तो कोई इक्विपमेंट से तब, तो बस ऐसे अचानक मुझे कहीं से मिले तो मैंने उनको चलाना शुरू किया। अच्छा। तो चलाने शुरू होते बस कह लें कि कोई इंसान होता है जो चुन लिए जाते हैं ना किसी गेम के लिए, तो काफी लोग कहते हैं यार इस गेम में कुछ नहीं बढ़ा। हाँ। तो मैंने कहा अगर सारे यही सोचेंगे तो इस गेम को कौन आगे लेके जाएगा। तो फिर तब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस गेम में हूँ। तो जैसे कि लीजा ने बताया इसके फादर रेलवे स्टेडियम में होते हैं, तो वहाँ पे इवेंट में हम गए थे, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे इजाज़त दें यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग करवाऊँ। तो अताब भट्ट साहब ने वहाँ पे ट्रेनिंग की हमें इजाज़त दी। तो अपने बच्चे भी बेचे। इनकी माशाल्लाह 3 बेटियाँ करती है अताब भट्ट साहब की और एक बेटा है।
मेरे पास काफी बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग करवाता हूँ। तो आप ये स्केटिंग ही सिखाते हैं आप उन्हें? जी। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक तो आप प्लेयर भी हैं और साथ साथ आप गुरु भी बनते जा रहे हैं, कोच भी। तो ये सफर कैसा रहा आपका स्केटिंग में आए, और किस तरह ये आसान है क्या, या सिर्फ ये देखने में आसान लगती है? बहुत आसान है। अच्छा जी, दिखने में मुश्किल लग रही होती है लेकिन ये बहुत आसान है। लेकिन हर काम का एक तरीकाकार होता है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से नहीं हैंडल करेंगे तो बिगड़ती जाएगी ना चीज। तो लोग ज्यादातर इक्विपमेंट्स नहीं पहनते, गाइडेंस नहीं होती। अच्छा। तो उसकी वजह से फिर रोड पे कर रहे होते हैं। क्लब्स काफी हैं, वहाँ पे जाके सीखें। मेरे पास 3 साल के बच्चे स्केटिंग कर रहे होते हैं। तो मदर कह रही है कैसे कर पाएगा, तो मैं फौरन से उनको करवा देता हूँ। अच्छा। कोई टाइम भी नहीं लगता। तो वो ऐसे ही चलाती है जैसे उन घर वाले शूज हैं, तो इक्विपमेंट्स हम पहनाते हैं उनको, तो बहुत आसानी तरीके से करते हैं। आसान तरीके से कर लेते हैं। लेकिन अलीज़ा, पहले जब स्टार्ट किया आपने तो कभी डर नहीं लगा कि मैं गिर जाऊंगी? शौक की बात होती है ना, शौक की बात होती है कि सीखने का। जब आप सर को देख रहे हैं, आपको एक हो रहा होता है ये सीखना है, अब उस पर चोट भी लगे, अब जब तक चोट नहीं लगे आप ट्राई नहीं करोगे, आपको किस तरह पता है कि आप कर सकते हो या नहीं। बाकी भी तो इंसान कर रहे हैं ना, तो शौक की बात। शौक की बात है। तो कितने साल लगे या कितनी देर लगी आपको प्रोफेशनल होने में? प्रोफेशनल तो मैं अभी भी नहीं हूँ। ये ऐसी गेम है, आप इसमें जो मर्जी कर लें, आप परफेक्ट नहीं, बट आप ट्राई और बेस्ट कर सकते हैं। आप सीखते जाते हैं ना, जी, सीखते जाते हैं, जो है आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। तो अभी तक कितने कॉम्पिटिशन्स आप करते हैं? अभी तक मैं 4 मेडल्स अचीव किए हैं। ओके, दैट्स गुड। और टफ कंपटीशन है लेवल पर अभी आपने किए हैं? हाँ जी। सिटी लेवल पे मेरे 2 हैं, और स्पीड में 3 है मेरे पास, और एक आर्टिस्टिक में। अच्छा, ठीक है। इसमें भी कैटेगरी है? जी, आर्टिस्टिक है, स्पीड है। ओके, तो ये क्या कैटेगरी है, ये थोड़ा सा इसमें काफी किस्म की गेम्स है स्केटिंग में, जैसे कि रोलर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग, अच्छा, आर्टिस्टिक स्केटिंग जिसमें स्टंट्स वगैरह किए जाते हैं, ओके। रोलर हॉकी है, इस पे हॉकी खेली जाती है, रोलर बास्केटबॉल, उसके बाद रोल बॉल, काफी गेम्स है इसके ऊपर। लेकिन पाकिस्तान में हम तकरीबन 4 से 5 गेम हैं जिनको हम लेके चलते हैं, जिसमें रोलर हॉकी, अच्छा, आर्टिस्टिक स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग और बास्केटबॉल और रोल बॉल, हम इन गेम्स को लेके चल रहे हैं। ये आप सिखाते भी हो यही वाली चीजें? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आइस स्केटिंग भी करता रहा हूँ। अच्छा। अभी हाल ही में मैं चाइना के बॉर्डर के करीब वो एक शहर है जिसको गुलकिन कहा जाता है, वहाँ पे आइस स्केटिंग की, स्पीड स्केटिंग, आइस हॉकी के लिए वो लोग हमें देखने आए थे कि पंजाब यहाँ पे बारिश होती नहीं और सारी बर्फ नहीं होती, तो वहाँ के लोग ये कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब वहाँ पे गया तो वहाँ के लोग मुझे जानते थे, कहते आप सजावल हो? मैं कहा यस मैं सजावल हूँ। तो कहते हमारे लोगों को यहाँ पे सिखा के जाए। मैंने कहा मैं आइस स्केटिंग करता नहीं, लेकिन जब मैंने पहने तो मुश्किल नहीं थी मेरे लिए, बहुत अच्छा रहा। वहाँ के लोग देखने आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैच बहुत टफ रहा था, बहुत टफ रहा। लेकिन वो आप लोगों ने कम्पीट कर लिया? नहीं, हम जीते तो नहीं थे, लेकिन ने बहुत अच्छे से हमने उसको मैच को लास्ट तक गए, इवेंट के पेनल्टियों तक गया मैच। तो फिर उन्होंने कहा कि जिसकी तरफ एक गोल हो जाएगा वो विन हो जाएगा। तो हम काफी नीचे रहते हैं, वो हाइट पे हैं, तो हमारा स्टेमिना नहीं बन पाया, तो हम भी कुछ लड़की कोई नहीं, हार और जीत तो चलती रहती है। इंशाल्लाह दोबारा से जाएंगे, दोबारा से कम्पीट करके आएंगे। तो आपने जैसे आर्टिस्टिक स्केटिंग में तो उसमें स्टंट्स किए जाते हैं, जैसे सजावल हमें बता रहे थे, किस तरह इसको लीजिए? ये तो बहुत मुश्किल, मुझे सुनने में मुश्किल लग रहा है, तो आपको करते हुए नहीं डर नहीं लगता? लाइक ट्राई जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक आप नहीं कह सकते कि मुश्किल है या आसान है। ट्राई आप करोगे, आपको खुद फील होगा कि आप ये कर सकते हो या नहीं, और आप कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एक बार एक पाँव आगे बढ़ाने की बात है, आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन किस तरह के स्टंट्स किए जाते हैं इस कैटेगरी में? ईगल स्टाइल, 1 लेग, कैमल स्ट्रेचर वगैरह बहुत से स्टंट्स हैं। मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप इसे जितना सीखते जाएंगे, लाइक आप सीखते जाएंगे, ये इन्फिनिटी है, लाइक ये खत्म नहीं हो सकती, ये बस आप सीखते जाएंगे। तो आगे इरादा है कि बाकी और भी जो कैटेगरीज हैं उसमें भी आपने एक्सेल करना है? इंशाल्लाह। तो कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज जो आप हमारे साथ शेयर करो अलीज़ा, कि जिसमें आपको थोड़ा सा डर लगा हो कि अच्छा पता नहीं अलीज़ा ये चीज कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, या नर्वसनेस हो गई हो? जब गिरते हैं ना तो एक थोड़ा होता है कि लाइक शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन सर की सपोर्ट है। सर लाइक इस तरीके से आपको ना गेम की तरफ सर ही वो हैं आपकी वाहिद सपोर्ट, लाइक इस तरह मोटिवेट करेंगे कि बंदा खुद कहे कि अब तो करना ही करना है। अच्छा, मतलब चोट भी लगे या चोट भी लगे जी, तो सर इस तरह मोटिवेट करते हैं कि बस
बंदा कहे अब तो करके रहना है। अब तो करके रहना है, जीत के ही रहना है। ये बड़ी अच्छी चीज है कि आपको मोटिवेशन मिलती रहे ना सजावत, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर आप हार और जीत को नहीं देखते, फिर आप कहते हैं कि हमने करना ही करना है। वो एंड पे मंजिल पर जाके देखेंगे कि हमारा क्या बनता है। लेकिन इसका फ्यूचर क्या देखते हैं सजावल आप? अगर फ्यूचर में वही आपको बता रहा हूँ कि लोग होते हैं वो कहते हैं यार इस गेम में कुछ भी नहीं है, ये गेम आगे नहीं जा पाएगी, तो लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसमें कामयाबी मिल ही जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली स्पोर्ट्स में ही होता है कि लोग कहते हैं क्रिकेट जो है उसको बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, बाकी गेम इस तरह नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम लोग जो है ना सिर्फ अपनी गेम को पसंद कर रहे होते हैं, दूसरी गेम को नहीं। जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे तो सारी गेम्स आगे जा सकती हैं। लेकिन सजावल यहाँ पे देखा जाता है ज्यादातर फोकस भी क्रिकेट पे है, और ज्यादातर लवर्स भी कह लें कि आप पाकिस्तान में देखेंगे कि क्रिकेट के ही शौकीन अफराद हैं। तो क्या अवेयरनेस नहीं है बाकी स्पोर्ट्स की, या उस तरह उनको हाईलाइट नहीं किया जाता, इसलिए लोगों में उनकी पजीराई नहीं? एक्चुअली ना यहाँ पे इक्विपमेंट्स पे बात होती है, इक्विपमेंट्स बहुत बहुत महंगे होते हैं काफी किस्म के, और प्रॉपर हमारा भी ट्रैक नहीं है, जिसकी वजह से हम बास्केटबॉल कोर्ट के ऊपर गेम करवाते हैं। और खुद मैं रोड पे गेम करता हूँ, क्योंकि मेरी जो स्पीड स्केट्स हैं उसकी स्पीड जो है 60 से 70 जाती है। अच्छा। उसके लिए मैं सुबह सुबह नमाज फजर के बाद जाता हूँ ताकि रोड मुझे खाली मिले, ताकि प्रॉब्लम ना हो, ना करने मुझे ना देखने वाले को। तो इसलिए कोशिश जारी है, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होगा। क्रिकेटर भी जो है वो भी रोड पे कर रहे होते हैं, उनको वो तो ऐसे हैं कि समझ लें कि हमारे ग्राउंड में घुस के वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, काफी गन वगैरह भी डाल देते हैं। लेकिन कभी हमने उनको नहीं कहा कि यार आप लोग जाओ, ये क्या कर रहे हो। उनकी भी गेम है, वो सारे करें, मिल के करें, तो इंशाल्लाह गेम्स आगे जाएंगी। तो हमारी गेम अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत अच्छी हो गई है, और बहुत ज्यादा लोग इसकी तरफ हैं, बच्चे बच्चियां, इवन के माँ बाप जो हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे मोबाइलों में बहुत ज्यादा ना लगे हुए हैं। तो पेरेंट्स इसलिए छोड़ देते हैं कि चलो बच्चा जाएगा, अच्छी एक्टिविटी है, उसका म्यूजिक लगा होता है, तो बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं, तो पेरेंट्स जरा ईजी हो जाते हैं। लेकिन मुझे बताइए, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आप बात कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज हैं इसकी, क्या चाहिए हमें इसके लिए? कोई ट्रैक चाहिए, या किस तरह का कोर्ट चाहिए? कितने पैसे लगेंगे? आपको क्या लगे अंदाजन कितने इसके लिए हमें जो है वो चाहिए होंगे वसाइल? ट्रैक तो तकरीबन इसका होता है 200 मीटर का, अच्छा, स्पीड स्केटिंग का। तो उसके सेंटर में ही हम आर्टिस्टिक का ट्रैक भी बना सकते हैं, उसी को ही हम रोलर हॉकी पे भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब एक ट्रैक हमें चाहिए, तो उस पर तकरीबन लागत आ जाती होगी कोई 12-15 लाख रुपए आ जाती होगी। तो एक ट्रैक बन जाएगा, तो ये है कि हम इंटरनेशनल जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छा खेल सकते हैं। बहुत प्लेयर हैं। अभी जून में डाउनहिल कंपटीशन खेल के आया मरी में। अच्छा। तो मुझे सब लोग पूछ रहे थे कि यार तुम पहली बार कर रहे हो डाउनहिल पे स्केटिंग, तो कैसा है तुम्हारा, कर लोगे ये वो। लेकिन मैं दुआ ही कर रहा था कि प्लेयर जितना मर्जी इंसान हो, लेकिन बुरे वक्त का पता कोई नहीं होता। तो इसलिए मैं दुआ करता कि अल्लाह पाक खैरियत करे, क्योंकि मैंने आगे बहुत करना है। अगर मैं नर्वस हो गया या डिसऑर्ड हो गया तो मेरी मेहनत जाया ना चले जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस फील्ड में लोग आए हैं उनका क्या बनेगा फिर? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत दी। मैं वो 60-70 लोग थे, उनमें काफी लंबे लैप्स में उनसे जीता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन मैंने जीती है उसमें। तो नेक्स्ट क्या प्लान है आपका सजावल, क्या करना है? नेक्स्ट गोल क्या है? नेक्स्ट गोल ये है कि लोग जो कहते हैं कि यार इस गेम में नहीं, बल्कि काफी गेम्स है उसमें लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, मैं उनसे कहूंगा कि अगर आप लोग सभी यही बात करेंगे कि इस गेम में कुछ नहीं है, उस गेम में कुछ नहीं है, तो जब हमें इस फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन करना हो तब आप क्या करेंगे? आप लोग को चाहिए जो गेम है उसमें आप लोग जाएं, आप अपना टैलेंट दिखाएं। और मेरा है कि मैं जाऊं इंटरनेशनल। अच्छा। मैं नहीं चाहता कि मुझे लगता है कि मैं जीतूं ना जीतूं वो तो किस्मत की बात है, लेकिन मैं आसानी ये करूंगा कि जैसे लीजे जैसी और बच्चे हैं उनका जो फ्यूचर उसको आसान करने के लिए वहां पे जाके इक्विपमेंट्स या आसान रास्ते वो देख के आऊंगा, ताकि इन द फ्यूचर इनको लेके जाऊं, पाकिस्तान का नाम ये रोशन करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अलीज़ा आपका क्या नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा इंशाल्लाह ताला मेडिकल की फील्ड में है, लेकिन स्पोर्ट्स को भी इंशाल्लाह साथ लेके चलना है। हाँ, और इसी को लेके चलना है, स्केटिंग को, कराटे को। चलें, दैट्स गुड। और आप लोग ही हमारा फ्यूचर है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बेस्ट ऑफ लक सजावल आपके लिए भी, और आप भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी तरह बढ़ते रहिए। और जो आप कोचिंग भी कर रहे हैं वो भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। थैंक यू सो मच अलीज़े, आपका भी और सजावल आपका भी कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। और जनाब ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का असासा हैं, जिनके लिए हमें भी बहुत
बहुत कुछ करना है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें या कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, तो उन्हें जरूर जो है वो अप्रिशिएट किया करें और उनको एटलीस्ट एक थपकी दे दिया करें, उतनी से उनकी बहुत मदद हो जाती है। मुझे अब आप इजाजत दीजिए।